तो जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार भी शामिल है? यानी भाई मेरा जीवन है और मैं इसको जब चाहे खत्म कर सकता हूं क्या? मेरा जीवन है, मेरा इस पर अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए बोला गया नहीं, आप अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं। और त्याग नहीं सकते, इसी को हम अधित्याग का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर बोलते हैं, कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं है, ठीक है, वह समाज के हित के लिए भी है। आप उसको सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना समझे, वो व्यक्तिगत हित नहीं है, उसमें समाज का हित भी शामिल है। ठीक है, आपसे मान के चलो जैसे कि हम अपने जीवन को नहीं खो सकते, क्योंकि हमसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं बहुत सारे लोगों की, आप पिता की, माता की, पत्नी की, पति की, भाई की, बहन की, या कोई भी और रिश्ता है जो निर्भर करता है आपके ऊपर, यानी कि उसमें एक सामाजिक हित जुड़ा हुआ है। बात समझ पाए? तो क्या बोलेंगे कि हम कहेंगे कि भैया फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो उसके लिए उसको क्या मतलब, अगर उसने प्रयास किया और तो फिर क्या होगा, तो वह आपका क्या हो जाएगा। जैसे पहले हम आईपीसी को पढ़ते थे, तो आईपीसी में आपका एक सेक्शन हुआ करता था 309, उसमें क्या था, आत्महत्या के लिए दंड था। यानी कि आप अगर सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको फिर दंडित किया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो यानी कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। क्यों नहीं है शामिल? क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, अगला सिद्धांत आता है इसी का में, आच्छादन का सिद्धांत। समझ पाइए नहीं मेरी बात? फिर से मैं आपसे रिपीट कर इसको दोहराता हूं। एक और उदाहरण, अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके घर में कोई साइकिल है? आप कहेंगे हाँ, गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ तो होगी आपके घर में। तो मैं आपसे ये बोलूं कि उस साइकिल का आप त्याग कर सकते हैं या नहीं? भैया आप अपनी साइकिल जंगल में कहीं छोड़ जाएंगे तो क्या आपको उसके लिए प्रावधान है कि पनिशमेंट किया जाएगा? आप अपनी बाइक कहीं छोड़ दें, आप चाहे अपनी गाड़ी, आप अपना कोट कहीं छोड़ दें, अक्सर भूल भी जाते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब प्रॉपर्टी है, वो सब क्या है, वो संपत्ति है। और संपत्ति का त्याग आप कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति अब क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। यानी आप चाहें तो सन्यासी बन जाएं, आप घर छोड़ के चले जाएं, या आप बाबा जी बन जाएं, मतलब जो भी आप चाहें। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप इसको बोल दे कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को छोड़ रहा हूं, तो आप छोड़ सकते हैं। तो वो क्या है, वो क्योंकि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार है उनका त्याग आप नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? एक अंतिम सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन बोलते हैं ग्रहण को, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आच्छादन का सिद्धांत कहें तो ग्रहण का सिद्धांत। अच्छा, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण का क्या अर्थ होता है? मतलब सूर्य छिप जाता है, सूर्य को ग्रहण लग जाता है ना? ग्रहण का सिद्धांत, यानी कि इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये क्या कहता है? देखो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर आप समझ पाए कि मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं हो सकता। ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि मान के चलिए कोई ऐसा कानून बन जाए आपका भविष्य में जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। अब वो कानून मतलब एक विस्तृत कानून था, उस कानून में कुछ बातें तो सही की गई थी जो कि आपका वैध थी, एकदम से वैलिड थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी कर दी गई थी जो मौलिक अधिकारों के लिए एकदम से अवैध लग रही थी, असंगत लग रही थी। तो फिर उनका क्या होगा? तो क्या करेंगे, जो अवैध भाग है, यानी कि जो लागू नहीं हो सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जो वैध है उसको रख लिया जाएगा, क्योंकि जो चीज वैध है, वैलिड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अवैध की वजह से वैध भाग को हटाने में, जो अवैध भाग को हटाने की वजह से वैध भाग में भी कोई दिक्कत आ रही है, तो समस्त को हटाना पड़ेगा, पूरे को हटाना पड़ेगा। तो समझ गए, कभी भी कोई लॉ बन रहा है, आसान से शब्दों में समझें, जैसे कि हमारे यहाँ लॉ कौन बनाता है बताओ? तो आप कहेंगे भैया सरकार का काम है, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट बनाती है। अब जो लॉ बनाया सरकार ने, उसमें क्या था, कुछ जो पार्ट था उसमें से कुछ, उसने जो लॉ बनाया तो कुछ पार्ट था आपका, तो कुछ पार्ट तो था आपका वैध अर्थात वैलिड, और जो कुछ पार्ट था वो उसमें से था इनवैलिड, यानी कि वो अवैध था।
अब सुप्रीम कोर्ट के पास में आपने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आपने जाकर के ये वहां पर अपील दी, या सुप्रीम कोर्ट इसको खुद ही आपका न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी दिया गया है। याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट को क्या है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो एक्ट बना है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलिक अधिकारों के हनन की बात की गई हो। तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो अवैध भाग है उसको हटा देगा, इसको क्या कर देगा, वैध को ये लागू रहेगा। तो किसको ग्रहण लग गया, जो गलत था, ग्रहण ग्रहण लग गया। जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य छिप जाता है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, उसी तरह एफआर में क्या होगा यहां पर, और ये क्या होगा, ये हट जाएगा। बात समझ गए आसान से शब्दों में, बात क्लियर है? बोले जी, कोई दिक्कत? भैया कोई आत्महत्या कर ले तो उसको कैसे सजा मिलेगी, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैंने कहा ना, स्टूडेंट के अंदर इंसाइट होनी चाहिए। जब व्यक्ति खत्म ही हो जाएगा तब कैसे सजा मिलेगी उसको, आत्महत्या के प्रयास के लिए, आत्महत्या के लिए नहीं। इसीलिए मैंने बोला 309। तो वह बच गया तो फिर उसको क्या है, सजा मिलेगी। थोड़ा सा सोचना है। जैसे कई साथी ये कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं मरणोपरांत भारत रत्न, तो कहते हैं जो व्यक्ति मर ही गया है तो मरणोपरांत भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है। तो ये बताता है कि आपके अंदर इंसाइट की कमी है, आपको विचार करना चाहिए थोड़ा सा। कहते हैं जी मरणोपरांत परमवीर चक्र कैसे ही दिया जा सकता है, तो उनके फैमिली मेंबर्स तो हैं जिस पर उनका अधिकार है, तो उनको दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब विकसित सोच, बुद्धि से सोचना है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए काम करो। आपका आईक्यू समझते हो ना, डिसीजन पावर्स, आईक्यू जिनका बेहतरीन होता है ना, तब उनको बहुत सारे सॉल्यूशंस बिना सोचे मिलने लगते हैं। जब आप दुनिया में बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस और कारण बिना पढ़े बिना रिसर्च के जान पाओ। जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले बारात 6 दिन रुकती थी, बारात जो आती थी पहले 6-6 दिन रुकती थी रास्ते वगैरह की वजह से। अब उसके क्या क्या कारण रहे होंगे और आप सोच पाओ एक सही तरीके से, तो इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। आईक्यू लेवल के लिए आपको पहेलियां करनी चाहिए, अखबार में सुडोकू जैसी चीजें आती हैं, शतरंज जैसा खेल आपको खेलना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम की रील अक्सर देखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आप अपना मतलब जो है एक, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा तो वह नहीं हो सकता है, ये सत्य है। आगे आ जाओ। आच्छादन का सिद्धांत समझ में आया? किसी भी साथी को इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी रही हो तो मुझे बताओ। तो मैंने क्या कहा, जो आपका लीगल पार्ट है वो तो बना रहेगा, और जो इलीगल पार्ट है, जो इलीगल पार्ट है आपका, वो क्या होगा, वो हट जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है बताएं जरा। अगली बात, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इन प्रेजेंट कितने हैं साथी? 6 हैं। कौन कौन से हैं जरा लिखें। एक तो हमारा भैया समानता का अधिकार है, यहां से बड़े क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद आते हैं बताओ। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, और ये आते हैं मित्र आपका आर्टिकल 14 से 18 तक। समानता के अधिकार के बाद में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। स्वतंत्रता के बाद में आपका आता है शोषण के विरुद्ध, आपके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किस आर्टिकल में आता है बोलते चलें जिन साथियों को पता हो। 23 से 24 आता है आपका। ओके, शोषण के विरुद्ध के बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बताइए इसमें कौन से आपका आर्टिकल्स आते हैं? इसमें आता है आपका आर्टिकल 25 से 28 आएगा, 25 से 28। तो 4 हो गए। अगला कौन सा आता है आपका? आपका 5वां होता है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। पहले लिख लीजिए, कभी ना लिखा हो किसी ने तो। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 से 28। तो 25 से 28 का मतलब क्या? 25, 26, 27 और 28। ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक का मतलब क्या हो गया? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कितने में बताए गए हैं आपका? आर्टिकल कितने? 28 हो गया, 29 एंड 30, 29 से 30। और इसके बाद में जो छठा आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। यहां पे आएगा आपका आर्टिकल 32। यहां पे क्या बताया गया? राइट टू, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कितने हैं आपका? अभी हम आगे चल के बात करेंगे संपत्ति के अधिकार को किस तरह हटाया गया। तो ये हमारे टोटल कितने? 6 हमारे वर्तमान में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो, मौलिक अधिकार मैंने आपसे कहा कहां से शुरू होते हैं? आर्टिकल 12 से 35। लेकिन यहां पर क्या आपका बोलेंगे? क्या यहां पर 12 से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे नहीं। कौन से 2 आर्टिकल का यहां पर मौलिक अधिकारों में यहां पर हमको जिक्र नहीं दिख रहा है शुरुआत के? तो आप कहेंगे 12 और 13 हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 12 और 13 में क्या है? बात तो मौलिक अधिकारों से संबंधित की गई है, लेकिन कोई मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए क्या जरूरी है उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। अब यहां पर आएंगे। एक बच्चा कह रहा गुरुजी आर्टिकल 21 नहीं पढ़ा है। बच्चा अभी तो हमने 12 भी नहीं पढ़ा है, अभी आप 21 की बात कर रहे हैं। आप वो एक ऐसी क्लास देख लो जिसमें एक क्लास में सारी पॉलिटी हो जाती हो, वही है तुम्हारा इलाज। उसमें देख लो, उसमें उसी क्लास में 21 भी मिल जाएगा, 211 भी, 124 भी और 214 भी उसी में मिल जाएगा, है ना। तो वो एक क्लास में कुछ चमत्कार कर सकते हो। आएंगे भैया। यहां देख लो। तो शुरू कहां से करना है हमको? आर्टिकल 12 से। छोटी सी बात जो समझाने का प्रयास करूं उसको समझना। आर्टिकल 12 में बताई गई है साथी राज्य की परिभाषा, क्योंकि कल जब हम 14 से 18 पढ़ेंगे एक दिन में एक ही भाग कर पाएंगे, इतनी व्याख्या उसकी इतनी है। राज्य की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, स्टेट क्या होता है? बताएं, स्टेट क्या है? तो आर्टिकल 12 में बताया गया वो सभी संस्थाएं जो लॉ मेकिंग का काम करती हों। लॉ मेकिंग चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, केंद्र सरकार, चाहे राज्य स्तर पर राज्य सरकार, वहां संसद, राज्य स्तर पर विधानमंडल, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और आपका ग्राम स्तर पर ही जिला बोर्ड, आपका नगर स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद। ठीक है। और बाकी वो सभी संस्थाएं जहां पे रेगुलेशंस फॉलो होते हों, कुछ नियम फॉलो होते हों, और या फिर वो सभी संस्थाएं जहां पर सरकार की हिस्सेदारी हो। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने आसपास की किसी एक ऐसी संस्था का नाम लिखें जिसको आप स्टेट कह सकते हैं। जैसे इसके लिए मैं कहूंगा जिसको किसी भी काम के लिए प्राधिकार दे दिया गया हो, जैसे सरकारी डॉक्टर, वो स्टेट है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो स्टेट है,